देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राघव है और ये तब की बात है जब मेरे चचेरे भैया के दोस्त की शादी थी। उन दोनों सर्द का माहौल चल रहा था। ठंड के मारे मैं तो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता था। फिर सुबह अशोक ने कहा, अरे राघव सुनना, आज हम दोनों मेरे दोस्त की शादी में चलने वाले हैं, तो शाम को 6 बजे तैयार हो जाना। मैंने अशोक को काफ़ी मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मेरी बात को कहाँ मानने वाला था। जैसे ही रात का समय हुआ तो अशोक भैया मेरे घर पर आ गया और मुझे ले जाने का हट करने लगा। किसी तरह मैं ठंड में नहाने चला गया। करीब आधे पौने घंटे के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो गया। हम अभी बाइक लेकर निकलने वाले थे, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब बाइक लेकर निकलना सही नहीं था। इसलिए अशोक भैया ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम गाड़ी लेकर चलते हैं। क्योंकि अशोक भैया के पापा के पास बाइक और गाड़ी दोनों ही थे और हम दोनों काफ़ी अच्छे से ड्राइविंग जानते थे। रात के करीबन 8:30 बजे के आसपास हम निकल पड़े। 28 दिसंबर की वो रात में मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक और डरावनी रात साबित होगी। साल 2018 मैं और अशोक भैया अभी क्रिकेट के बारे में आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी हमारी गाड़ी के सामने अचानक ही कुछ नज़र आने लगा। भैया ने गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया। इस वक्त मेरा ध्यान सामने की तरफ नहीं था और मैं भैया की तरफ ही देख रहा था। तो मैंने भैया से कहा, अरे भैया क्या हुआ, गाड़ी की रफ्तार को एकदम से कम क्यों कर दिया? उन्होंने धीरे से कहा, यार मुझे ऐसा लगा कि सड़क पर कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। इस पर मैं हंसते बोला, अरे भैया क्या आपको भी भूत प्रेत दिखते हैं क्या? और वैसे भी इतनी ठंड में भूत प्रेत सड़क पर घूमकर करेंगे क्या? किसी पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होगा। इतना बोलकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुझे नहीं पता था कि कुछ असाधारण चीज़ों को हमें गलत साबित करना चाहिए। इस वक्त मैं वो कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन ऐसा करने में भैया ने मेरा भी साथ दिया। उन्होंने कहा, हाँ ये सब तो कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बेवजह कोई गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान गंवा दे तो उल्टा केस हमारे ऊपर ही आता है। फिर हम दोनों हंसते मुस्कुराते आगे की तरफ बढ़ने लगे। तभी मुझे जोर से टॉयलेट लगा और इसलिए मैंने भैया को गाड़ी साइड में लगाने को कहा। फिर हम एक टोल गेट से ठीक पहले गाड़ी के नीचे उतर गए और टॉयलेट करने के लिए इधर उधर टहलने लगे। करीब 5 मिनट तक हम उस कड़कड़ाती हुई ठंड में टॉयलेट करने के लिए कोई सही जगह ढूंढने लगे, क्योंकि उस हाईवे के पास एक डिवाइडर था और उसके ठीक बगल में एक तारबंदी थी, तो सही जगह नज़र नहीं आ रही थी। तभी अशोक भैया एक जगह पर टॉयलेट करने लगे। जैसे वो टॉयलेट करके वापस लौटे तो फिर मैं भी टॉयलेट करने के बाद उनके पीछे चल दिया और फिर हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी के अंदर बैठे तो हमें ऐसा लग रहा था मानो हम दोनों के अलावा भी गाड़ी के अंदर कोई है जो तिरछी नज़रों से हमें देख रहा है। और इस चीज़ का एहसास सिर्फ मुझे नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे साथ बैठे भैया इसी अनुभव को महसूस कर पा रहे थे। हम दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि शायद दूसरी जगह पर आने की वजह से हम ऐसा महसूस कर पा रहे हैं। और कुछ दूर आगे चलने के बाद हमारी गाड़ी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। जहां हमें शादी अटेंड करनी थी वो जगह अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर थी और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अभी भी हमें टाइम लगने वाला था। इसलिए मैं और भैया गाड़ी में रखे हुए कुरकुरे खाने लगे। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी उस NH34 को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसके बाद हम शादी में पहुंचे। जैसे हम लोग उस शादी में पहुंचे तब तक हमारी हालत काफ़ी हद तक बिगड़ गई थी, क्योंकि अब तक मेरा पूरा बदन ठंड से कांप रहा था। दूसरी तरफ मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी, जैसे हमारे साथ कुछ होने वाला है या फिर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। इसी बीच मेरे भैया की मुलाकात अपने दोस्त से हुई जिसकी आज शादी थी। बातें करते हुए मेरे भैया के दोस्त ने कहा, अरे भाई सब ठीक तो है ना, इस तरह मुरझाए हुए क्यों हो? भैया अपने दोस्त की बात सुनकर बोले, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस शायद थोड़ी थकावट हो गई है, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। इतना कहकर हम टेंट में चले गए। यानी कि मुझे जैसा महसूस हो रहा था ठीक वैसे भैया को भी फील हो रहा था। लेकिन हमने ऐसा क्या किया था जो हम दोनों को ही एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेकिन वहाँ कुछ देर तक घूमने के बाद हमारा शरीर नॉर्मल हो गया और हम काफ़ी एंजॉय करने के बाद अब वापस घर की तरफ निकलने वाले थे। बीच में भैया के दोस्त ने हमें रोकते हुए कहा, अरे भाई आज ही जाने की क्या ज़रूरत है, कल चले जाना। लेकिन भैया कहाँ उसकी बात मानने वाले थे। बीच में उसके दोस्त ने यह भी कहा, देखो रास्ता भी थोड़ा ठीक नहीं है तो आराम से रुको,
और कल चले जाना। लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी और उसके बाद तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े, क्योंकि हमें किसी दूसरी जगह पर रहने का मन नहीं करता। गाड़ी स्टार्ट की और फिर हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन शायद उस वक्त 12:30 के लमसम हो रहे थे जब हम शादी के टेंट से निकले थे। आते समय अशोक भैया ने गाड़ी ड्राइव की थी, तो अब उनके चेहरे पर थकावट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि उनकी थकावट को दूर करके मैं ही गाड़ी को ड्राइव कर लेता हूँ। और उसके बाद गाड़ी हाईवे पर चढ़ी और फिर हम तुरंत ही निकल गए। गाड़ी के अंदर म्यूजिक काफ़ी तेज़ गति से बज रहा था। तभी हमारी गाड़ी में एक अजीब सी बू आने लगी। जब हम शादी से निकले थे तब ये बदबू हमारी गाड़ी से आ रही थी, लेकिन हम दोनों इस बात को समझ पाने में नाकाम थे कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। कुछ देर और आगे चलने के बाद हमारी गाड़ी के बोनेट के अंदर से एक आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बोनेट के अंदर कोई चीज़ है और वो बोनेट को उठाने की कोशिश कर रही है। मैं एक बार के लिए अपनी गाड़ी को रोककर देखना चाहता था, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि जैसे ही मैंने गाड़ी का ब्रेक लगाया तो उस आवाज़ का आना एकदम से बंद हो गया। फिर मुझे लगा कि शायद गाड़ी के चलने से ही आवाज़ आ रही होगी, इसलिए मैं नीचे उतरकर गाड़ी का बोनेट खोलने लगा। मेरे साथ साथ अशोक भैया भी गाड़ी से नीचे उतर गए। हम दोनों अभी गाड़ी के बोनेट को देख ही रहे थे कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मुझे लगा कि शायद अशोक भैया ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा होगा, इसलिए मैंने पलट कर नहीं देखा। और जब मैंने अशोक भैया के दोनों हाथों को बोनेट के वायर को छेड़ते देखा तो मैं पूरा डर गया और एकदम से पीछे की तरफ पलटा। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया और इस बात ने मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था और अब मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अशोक भैया ने जब मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने कहा, अरे राघव क्या हुआ, तुम इस तरह का रिएक्शन क्यों कर रहे हो? मैं डरते हुए अशोक भैया से कहने लगा, वो भैया मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि अशोक भैया ने कहा, अरे कुछ नहीं, ऐसे सुनसान रास्तों पर इस तरह का वहम होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम किसी अनजानी जगह पर जाते हैं तो हम ऐसी चीज़ों को महसूस कर ही लेते हैं। इतना कहकर उन्होंने मुझे खामोश कर दिया और फिर हम दोनों वापस से गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी अब वापस वहाँ से निकल पड़ी। हम दोनों को इतना तो पता चल गया था कि गाड़ी के अंदर कोई खराबी है, क्योंकि जैसे हम गाड़ी का हल्का सा ब्रेक लगाते तो गाड़ी के अंदर से एक आवाज़ आती और उस आवाज़ से ही पता चल पाता कि ज़रूर गाड़ी में कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन हम उस गड़बड़ को पकड़ नहीं पाए। फिर हमने सोचा कि आगे की तरफ चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। गाड़ी तो अभी भी मैं ही चला रहा था और उन दोनों मुझे गाड़ी को भगाने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। वो क्या था कि अभी मैं एक नया ड्राइवर बना था तो शौक मेरे सर पर ही सवार रहता। तभी एक गाड़ी हमें क्रॉस करते हुए आगे निकल गई। उस गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। तभी मेरे मन में भी होड़ का उतावलापन बढ़ गया और मैंने गाड़ी को स्पीड से भगाना शुरू कर दिया। लेकिन वो गाड़ी कुछ ही पलों में मेरी आंखों से ओझल हो गई और उस सुनसान पड़ी सड़क पर उस गाड़ी की ब्रेक लाइट भी अब नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में मैंने गाड़ी की स्पीड को फिर से धीमा कर लिया। धीरे धीरे हम लोग उस टारगेट के पास पहुंचने लगे, जहां आते वक्त हमने एक टोल गेट देखा था और उस टोल गेट के पास कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहा था। आते वक्त भी हमारी रसीद किसी ने नहीं काटी थी और न ही गाड़ी के आगे लगी चिप पर कुछ असर हुआ था और न ही वहाँ के बोर्ड वगैरह ठीक से काम कर रहे थे। इसलिए मुझे उस टोल गेट की एक झलक याद आ गई। अभी मैं गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस टोल गेट के एकदम करीब पहुंच गया। जैसे ही मेरी गाड़ी वहां पर पहुंची तो मुझे कोई आदमी दिखा जो हमारी गाड़ी के सामने हाथ दिखा रहा था। उस समय गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक थी, तो गाड़ी मुझसे कंट्रोल नहीं हुई और सामने वाले पाइप से टकराते हुए आगे चली गई। मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। अशोक भैया भी हल्की नींद में थे, तो उन्होंने जब धमाका सुना तो वो भी जल्दी से उठ गए और हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगे। इतने में ही मेरी गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एकदम से रुक गई और जब मैंने गाड़ी की विंडो से झांकते हुए बाहर की तरफ देखा तो वहाँ पर वही आदमी खड़ा हुआ नजर आया। उस आदमी को उस जगह पर देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तब हमें वो इलाका एकदम वीरान लग रहा था। ऊपर से टोल गेट भी ऐसे ही पड़ा था, जहाँ पर मैंने समझा था कि शायद ये टोल गेट सुनसान ही पड़ा रहता है, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। तभी वो बंदा भागते हुए हमारी गाड़ी के करीब आने लगा, इसलिए मैंने फुर्ती दिखाई और अपनी गाड़ी को वहाँ से भगाने की मैं कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार गाड़ी भगाना तो दूर की बात थी, गाड़ी का इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी पाइप से टकराने की वजह से किसी खराबी को जन्म दे चुकी है।
लेकिन अब वो क्या खराबी थी ये हमें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अब हमें लग रहा था कि शायद अब हम दोनों किसी पुलिस वाले के चंगुल में फंस जाएंगे और हमें पुलिस वालों की डांट के साथ साथ उनके डंडे भी खाने को मिलेंगे, क्योंकि हमने गलती ही इतनी बड़ी की थी। तभी वो आदमी भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, भाई साहब आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। उस आदमी की बात सुनते ही मैंने गाड़ी के बोनट को संभाला, लेकिन गाड़ी के बोनट के अंदर मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। गाड़ी की हालत एकदम नॉर्मल थी। शक्ल और उसके ढंग से तो वो आदमी मुझे कोई पुलिस वाला नहीं लग रहा था। वो तो किसी चोर की तरह ही रिएक्शन दे रहा था, मानो उसने कोई सामान चुराया हो। तभी मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन आप मुझे भागने के लिए क्यों बोल रहे हो? हमने तो कानून का उल्लंघन करके टोल गेट के पाइप को तोड़ा है, आपको तो हमें पकड़ना चाहिए। उस आदमी ने कहा, बकवास मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाइए, वरना वो आएगा और आपने तो बहुत बड़ी गलती की है। मुझे उस आदमी की बातें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। उसके कहने का और उसके बतलाने का तरीका बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन भाई साहब आप किसकी बात कर रहे हैं, ये तो बताओ। मैंने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ एक घंटे की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मंदिर में घंटी बजा रहा है। ये घंटी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरे कान में दर्द होने लगा, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे कान से ब्लड निकल रहा है, जिस वजह से मेरे कान ब्लड से सन गए। अभी मैं अपने कान को संभाल ही रहा था कि तभी अशोक भैया ने कहा, वो कौन है? अशोक भैया की हिचकिचाती आवाज़ को सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ तो अजीब है। फिर अशोक भैया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। मैं अशोक भैया के पीछे पीछे गाड़ी में जाने लगा। तभी वो घंटी की आवाज़ और भी तेज होने लगी। दरअसल वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, और इस कारण मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी हमारी गाड़ी के अंदर टॉयलेट की बदबू आने लगी, और ये बदबू इतनी ज़्यादा गंदी थी कि मुझे उबाकियाँ उठने लगी, जैसे मुझे अभी उल्टी होने वाली है। अशोक भैया मुझे गाड़ी में लेकर तो आए थे, लेकिन तभी मैं गाड़ी से भी नीचे उतर गया। लेकिन गाड़ी से नीचे उतरता हूँ तो मुझे वो घंटी की तेज आवाज़ सुनाई देती है, और जब गाड़ी में बैठता हूँ तो वो उल्टी करा देने वाली भयानक सी बदबू मुझे आने लगती है। इससे पहले कि हम कुछ और कर पाते कि अचानक वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी ना। अब तुम्हें उससे सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए बहुत घातक है। मैं भी उस आदमी से हकलाते हुए बोला, अबे तू किसकी बात कर रहा है और ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो आदमी बोला, अब जो होगा वो तुम्हारी सोच से भी परे होगा। अशोक भैया अभी भी गाड़ी में बैठे थे। मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी कि इतनी भयानक बदबू आने के बाद भी वो गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं। तभी वो घंटी की आवाज़ आना बंद हो गई, और जैसे उस आवाज़ का आना बंद हुआ तो वैसे ही मेरे कान को सुकून मिला। लेकिन दूसरे पल मैंने एक ऐसा दहशत भरा चेहरा देखा जिसे देखकर हर किसी की रातों की नींद हराम हो जाए। मेरे सामने एक झुलसे हुए चेहरे का आदमी खड़ा था। उसका चेहरा तो झुलसा हुआ था, साथ ही उसके हाथ पैर भी कटे हुए थे। उसका आधा शरीर हवा में उड़ रहा था। तभी अशोक भैया डरते हकलाते गाड़ी से बाहर निकले, और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके पीछे भी ठीक इसी तरह का एक आदमी लगा हुआ था जो उनका पीछा कर रहा था। मैं भी अशोक भैया की तरह उनके पीछे पीछे भागने लगा, और हम दोनों उस टोल गेट की तरफ भागने लगे। लेकिन उस टोल गेट के पास हमें कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। हमें समझ में नहीं आया कि कुछ देर पहले दिखाई देने वाला वो आदमी एकदम अचानक से कहाँ गायब हो गया। मैं और अशोक भैया भी इसी सोच में डूबे हुए थे कि जब हमने पीछे पलट कर देखा तो हमने पाया कि वो भूख से तड़पते शैतान अभी भी हमारा पीछा कर रहे थे। उनके शरीर पर सफ़ेद लिबास था। वो किसी लंबे चौड़े इंसान की तरह दिख रहे थे। मैंने ये बात पहले सुनी थी कि किसी भी शहीद इंसान के पूरे बदन पर सफ़ेद लिबास का कपड़ा लपेटा जाता है, यानी कि ये दोनों कोई शहीद थे और हमारी कोई बड़ी भूल हुई थी। मुझे इतना भी पता था कि जिन चीज़ों पर हमने मजाक उड़ाया था वही चीज़ें हमारे पीछे हमारा कहर बनकर हमें मारने की कोशिश में हैं। मैं और अशोक भैया उस टोल को पार करते हुए वहाँ से थोड़ा आगे पहुँचे तो हमें एक मोहल्ले का बड़ा सा बोर्ड दिखाई दिया, और उस बोर्ड को देखते हमें लगा कि शायद इस तरफ कोई मोहल्ला होगा। उसके बाद हम दोनों को लगा कि इस मोहल्ले की तरफ चलते हैं, शायद हमारी कोई मदद कर दे। यही सोचकर हम उस मोहल्ले की तरफ चल पड़े जिस तरफ वो कच्चा रास्ता बना था। अभी हम दोनों उस मोहल्ले की गली में घुसे ही थे कि तभी हमने देखा कि वहाँ पर तो सारे मकान एकदम वीरान नजर आ रहे थे। एक आदमी तो छोड़ो, कोई परिंदा भी नहीं था। और तभी अशोक भैया ने मुझे अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा,
राघव वो वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। जब मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ कोई बड़ी सी हवेली टाइप में नजर आ रही थी, लेकिन इस समय हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना था। इसलिए मैंने अपने भैया से कहा, अरे नहीं भैया, पहले से वो हवेली वीरान पड़ी है, अगर हम किसी बड़े खतरे में फंस गए तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अशोक भैया ने कहा, देखो राघव, अब हमारे पीछे कोई आत्मा नहीं है, हमें किसी सही जगह पर जाना चाहिए ताकि आज रात आसानी से कट जाए, और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भैया की बात भी कहीं ना कहीं ठीक ही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, क्योंकि अब तो हाथ पैर भी जमने लगे थे। उस हवेली के अलावा भी वहाँ काफ़ी सारे मकान थे, लेकिन वो सभी वीरान लग रहे थे। तभी एक मकान का दरवाज़ा एकदम से खुल गया, और उस दरवाजे के खुलते ही जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि नारंगी कलर की टी शर्ट और एक वाइट रंग का कच्छा पहने एक आदमी शायद टॉयलेट करने के लिए अपने घर से बाहर निकला था। ये सही मौका था। हम दोनों जल्दी से भागते हुए उस आदमी के पास चले गए। फिर हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, भाई साहब हमारी मदद कर दीजिए, हम दोनों बुरी तरह फंसे हुए हैं। हम उस आदमी के सामने कुछ इस तरह हाथ जोड़ रहे थे कि उसे भी 1 मिनट में ही समझ में आ गया कि हमने कुछ तो गलत किया है। तभी उस आदमी ने कहा, मुझे लगता है तुम दोनों ने उस टोल गेट के पास टॉयलेट करने की कोशिश की होगी, या फिर तुमने टॉयलेट किया होगा। पहले तो मुझे इस बात के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन फिर याद आया कि आते समय मैंने उस टोल गेट के पास टॉयलेट किया था, और मेरे साथ अशोक भैया ने भी वहीं पर टॉयलेट किया था। इसलिए मैंने अपनी मुंडी को हिलाया। फिर उस आदमी ने बताया कि वहाँ पर टॉयलेट करना सख्त मना है, और वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि यहाँ पर कभी टॉयलेट मत करना। फिर मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन वहाँ ऐसा क्या है जो कोई टॉयलेट नहीं कर सकता। इस पर उस आदमी ने कहा, वहाँ किसी मुर्दे को दफनाया गया है करीब 72 साल पहले। दोस्तों उस आदमी ने इतना कहा ही था कि अचानक ही बहुत जोर की हवाएं चलने लगी, और एकदम से ही पूरा मौसम बिगड़ गया। आसमान में बादल गरजने लगे। फिर उस आदमी ने हम दोनों को जल्दी से अपने घर में भागने को कहा। हम उस आदमी के पीछे पीछे उसके घर में घुस गए, और जैसे हम उस आदमी के घर में पहुंचे तो उस आदमी ने कहा, अब उस शहीद की आत्मा बहुत ही भयानक रूप ले चुकी है, आज की रात आपको यहीं पर ठहरना होगा। हम अपने सभी घर के आसपास भगवान के शुद्ध जल से एक घेरा बनाते हैं, जिसे हम शुद्धिकरण के नाम से नवाजते हैं। दोबारा उस आदमी ने बताया कि किसी आदमी की मौत हो गई थी, और उसकी मौत के बाद वो एक बार के लिए पुनः जीवित हो गया था। कहते हैं जब वो आदमी फिर से जीवित हुआ तो उसने समाधि लेना सही समझा, और उसके बाद लोगों ने उस टोल गेट के पास बने एक खेत में उसकी समाधि बना दी। मुझे नहीं पता कि उस आदमी की बात में कितनी सच्चाई थी, लेकिन रंग ढंग से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो आदमी बिल्कुल सही बोल रहा है, और अब हमें अपनी गलती सुधारनी थी। धीरे धीरे रात बीतने लगी, और किसी तरह उस भयानक रात को काटकर अभी हम जिंदा बच गए थे। लेकिन फिर उस आदमी ने बताया कि अगर हम लोग अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे तो वो आत्मा हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए दूसरे ही दिन मैं और अशोक भैया सुबह अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, और जहां हमने टॉयलेट किया था उसी पत्थर के नीचे उस आदमी की बॉडी को दफनाया गया था। पहले तो हमने माफ़ी मांगी, और उसके बाद हम दोनों शुद्ध जल से उस पत्थर को धोने लगे। हमें पता था कि इतना करने से आत्मा शांत नहीं होगी, लेकिन कम से कम हमें माफ़ कर देगी। इसलिए हमने माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन उसके बाद हमारे शरीर में अजीब सा बुखार आने लगा। फिर उस आदमी ने बताया कि वो आत्मा धीरे धीरे हमारे शरीर से अपना कब्जा छोड़ने वाली है। दरअसल हमारा शरीर टूट गया था, और एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। घर से फ़ोन आया तो मैंने घर वालों को सारी बात बता दी। घर वाले भी काफ़ी टेंशन में आ गए थे, और उसके बाद वो आदमी हमें वहाँ से सीधे एक पीर बाबा के पास ले गया। पीर बाबा के पास जाने के बाद हम दोनों के ऊपर वहाँ एक बाबा ने कुछ झाड़ फूक की। फिर उस बाबा ने बताया कि तुम दोनों ने सही समय पर अपनी गलती सुधार ली, वरना वो आत्मा तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ती। लेकिन शुक्रिया अदा तो हमने उस आदमी का भी किया जिस आदमी ने हमें एक रात एक नई जिंदगी दी थी, वरना आज के टाइम पर भला इस तरह की मुसीबत आने पर कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी की एकमात्र ऐसी दहशत भरी रात थी जिसके बाद मैंने कभी भी भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाया, और आज भी मैं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सहम जाता हूँ। दोस्तों हालांकि आज भी वो भूत टोल गेट से गुजरने वाले काफ़ी इंसानों को दखल देता है। किसी को गाड़ी के सामने सफ़ेद रंग का कुछ नज़र आता है और फिर वो गायब हो जाता है, जिससे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।